तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर है अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 के में चैप्टर नंबर 4 गैसेस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 4.8 ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ग्राहम्स के कानून को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इफ्यूजन और डिफ्यूजन में फ़र्क को समझना पड़ेगा। उसके बाद इसके कानून को समझते हैं कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इफ्यूजन देखते हैं बेटा, इफ्यूजन क्या है। तो इसमें होगी क्या बेटा, इफ्यूजन हो या डिफ्यूजन हो, इसमें बेटा गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा फ्यूजन दी मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू टाइनी होल। ठीक है, तो फ्यूजन में जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कहाँ से मूव करते हैं बेटा, टाइनी होल से मूव करते हैं। और कहाँ मूव करते हैं, इनटू द रीजन ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, तो जहाँ पे गैस का प्रेशर कम होगा यानी वहाँ पे गैस की जो डेंसिटी है कम होगी, यानी कि वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल कम होंगे, तो गैस जो है वो उसी जानिब मूव करेगी, लेकिन कहाँ से बेटा, टाइनी होल से। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो देखें बेटा, एक तरफ गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है, और दूसरी तरफ गैस के मॉलिक्यूल नहीं है। तो अगर वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल नहीं है तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो लो है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल किस तरीके से इफ्यूज़ हो रहे हैं बेटा, थ्रू टाइनी होल। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप आम जिंदगी में देखें बेटा गुब्बारे, तो अगर आप गुब्बारों को फुलाते हैं और कुछ घंटों बाद देखते हैं तो ये उसमें से बेटा कुछ गैसेज जो हैं वो बाहर निकल चुकी हैं, हालांकि उसमें कोई लीकेज नहीं आई। ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से निकलती है बेटा, उसमें होता है बेटा इफ्यूजन का प्रोसेस, क्योंकि गुब्बारे की सरफेस में बेटा टाइनी होल्स मौजूद होते हैं जो कि हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्या है बेटा, जो गैस के मॉलिक्यूल है इफ्यूज आउट हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो अगर वो पंक्चर नहीं भी होती लेकिन आप कुछ दिन बाद उसको देखेंगे कि आपको महसूस होगा कि भाई इसमें हवा में क्या आ चुकी है, कमी आ चुकी है। ठीक है, तो उसमें से भी क्या होता है कि बेटा जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो इफ्यूज आउट हो चुके होते हैं थ्रू टाइनी होल्स। ठीक है, और कहाँ पे, इनटू द रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो इसको हम कहते हैं बेटा इफ्यूजन। ठीक है, इसके अलावा डिफ्यूजन आपके पास, डिफ्यूजन में क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन में दो गैसेस की आपस में मिक्सिंग होगी। ठीक है, द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस होमोजेनाइज इंटरमिक्स। ठीक है, तो डिफरेंट गैसेस, तीन गैसेस भी हो सकती हैं, चार गैसेस भी हो सकती हैं, तो ये गैसेस आपस में क्या होंगे बेटा, इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, विथ ईच अदर, तो इस अमल को हम कहते हैं बेटा डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं बेटा पिक्चर में, तो एक जानिब एक गैस है, दूसरी जानिब दूसरी गैस है। ठीक है, इसमें जो आप देख रहे हैं बीच में कोई इसमें पिन होल मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई टाइनी होल मौजूद नहीं है। इसमें क्या हो रही है बेटा, एक गैस जो है वो दूसरे में जाके इंटरमिक्स हो रही है और जो दूसरी गैस है वो इस तरफ आके इंटरमिक्स हो रही है, और इस तरीके से तमाम गैसेज जो है वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी। तो इस अमल को कहते हैं बेटा डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद इन फॉर्मूले को समझते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इन 1831 थॉमस ग्राहम इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप दिया, कौन सा बेटा, क्वांटिटेटिव, और किसके दरमियान दिया, बिटवीन द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ठीक है, तो दो किस्म की हम चीज़ें पढ़ेंगे बेटा, डिफ्यूजन भी पढ़ेंगे और इफ्यूजन भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो डिफ्यूजन के करेंगे। ठीक है, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस विद देयर डेंसिटीज। ठीक है, कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करती है किसके साथ बेटा, डेंसिटी के साथ। इसके साथ इसका एक रिलेशन बनाया है, किसका बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का डेंसिटी के साथ। ठीक है, बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, तो जो भी डिफ्यूजन या इफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है उसको करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट किया। ठीक है, और डेंसिटी के साथ उसको रिलेट किया गया, किस गैस की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो इफ्यूजन का रेट क्या होगा, और अगर किसी गैस की डेंसिटी कम है तो डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रेट क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा भी लेकिन इस लॉ में वो कुछ तब्दीलियाँ करते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, डेंसिटी के टर्म को हटाते हैं और उसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो लेटर इन 1848, 17 साल बाद, ही मॉडिफाई हिज लॉ, उन्होंने अपने लॉ में तब्दीली की। जो शुरू में लॉ दिया था तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का ताल्लुक बनाया था किससे बेटा, डेंसिटी से, लेकिन फिर दोबारा अपने लॉ में तब्दीली की तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का ताल्लुक बनाया बेटा किससे बेटा, मोलर मैसेज से। मोलर मैसेज कह लें या मॉलिक्यूलर मैसेज कह लें। He modified his law by establishing the relation between the rate of diffusion और इफ्यूजन with molar mass। ठीक है, तो शुरू में जो उन्होंने रिलेशन दिया रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का डेंसिटी के साथ, लेकिन बाद में उसे तब्दीली कर दी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का जो रिलेशन बनाया वो बनाया बेटा मोलर मैस के साथ, या मॉलिक्यूलर मैस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मोलर मैस और मॉलिक्यूलर मैस में हमको फ़र्क पता होना चाहिए। तो अब इसके लॉ क्या है हमारे पास, इसको पढ़ लेते हैं। तो लॉ में क्या है बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास कांस्टेंट होगा, इस बात को याद रखना है।
तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज स्टेटेड एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर में तब्दीली करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। तो आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इस बात को याद रख लें, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो मैंने बताया एक बार डेंसिटी के हिसाब से दिया रिलेशन और उसके बाद मोलर मास के हिसाब से। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलर मास। ठीक है, तो दोनों के टर्म को आपको याद रखना है और इन लॉस को याद रखना है। पेपर में आपसे इसके हवाले से लॉस पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि बेटा इसका फॉर्मूला हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम शो करेंगे बेटा आर से। इफ़ आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डी इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस। ठीक है, तो हम दो गैसेस को कंपेयर करेंगे आपस में और देखेंगे किस गैस का जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है और किस गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम है। तो लाइटर गैस जो है वो स्पीड से डिफ्यूज़ करेंगी। ठीक है, जबकि जो हेवियर गैस है वो डिफ्यूज़ करेंगी स्लोली। ठीक है, इस बात को याद रखना है क्योंकि लाइटर गैस से उनका मास कम होगा तो वो आसानी से डिफ्यूज़ कर जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगी। जबकि जो आपके पास हेवियर गैस होगी वो आसानी से डिफ्यूज़ नहीं करेंगी क्योंकि उनका मास जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इफ़ आर इज़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर से याद रखना बेटा क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की रफ्तार। एंड आर इज़ द डेंसिटी ऑफ गैस इन अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ। तो ग्राहम्स लॉ के मुताबिक देखिए हमने बताया था कि आपको एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। यही बताया था, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ठीक है, ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यही बताया था। ठीक है, तो यहाँ देखें बेटा लिखा हुआ है the rate of diffusion or effusion is inversely proportional to the square root of its density। इसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, rate of effusion या diffusion is inversely proportional to the square root of its molar या molecular mass। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो किताब इस तरीके से किया है तो हम उस तरीके से इसको सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट के आ गया। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही हैं। के क्या है बेटा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, ये तो एक सिंपल रिलेशन हो गया। अब हमें दो गैसेस के लिए जो है वो इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं बेटा किस तरीके से बनेगी। तो इफ़ वी कंसिडर टू गैसेस 1 and 2, अगर हम दो गैसेस कंसिडर करते हैं और पहली गैस 1 दूसरी गैस 2 है, हैविंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 R2, तो पहली गैस के लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो R1 होगा, दूसरी गैस के लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो R2 होगा, और जो पहली गैस के लिए जो डेंसिटी होगी D1, दूसरी गैस के लिए डेंसिटी D2 देन। ठीक है, तो देखें बेटा, तो इसी इक्वेशन को हम चेंज कर देंगे। देखें तो R1, ठीक है, कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो K इस तरीके से लिखा हुआ है और डेंसिटी D की जगह 1। तो ये हो गया बेटा पहली गैस के लिए R1 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट डेंसिटी 1। ठीक है, तो पहले हम डेंसिटी से कर रहे हैं, उसके बाद मोलर मास में कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पहली गैस के लिए। दूसरी गैस के लिए क्या बेटा? यही काम करना है, R की जगह आपने 2 लिखना है, कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा क्योंकि आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। तो आपके पास यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी वो क्या आएगी बेटा? D2 आएगी दूसरे गैस के लिए। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन दो गैस के लिए निकाल ली। अब आपने करना है क्या है बेटा? इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करना है। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 जो है डिवाइड होगी इक्वेशन 2 से, तो R1 की वैल्यू आपके पास K डिवाइड बाई स्क्वायर रूट डेंसिटी 1। ठीक है, और R2 की वैल्यू आपके पास R2 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट डेंसिटी 2। ठीक है, तो K से K कट जाएगा और ये आपके पास बचेगा R डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा और ये इस जानिब। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट डेंसिटी 1। ठीक है, तो ये क्लिप मुझसे रह गया था, उसमें कुछ गलतियाँ आ गई हैं, यानी वहाँ मैंने कांस्टेंट की वैल्यू छोड़ दी थी, तो मैंने इसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है डिवाइड होगा और जो मैंने इक्वेशन में लिखी डेरिवेशन है वो मैंने डायरेक्ट लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से हम मालूम कर सकते हैं बेटा किसी भी गैस की डेंसिटी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा, तो ग्राहम्स ने इसको मोलर मास के टर्म्स से भी फाइंड किया था बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो देखें बेटा, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है,
तो किसी गैस के मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी में जो है इजाफा होता है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन 3 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। तो डेंसिटी की जगह आप लिखेंगे मोलर मास, ठीक है। तो D2 है तो लिखेंगे M2 और D1 है इसकी जगह M1। तो मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस और मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया इन टर्म्स ऑफ मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको इक्वेशंस याद हो गई होंगी। तो इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपने सवालात को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल 4.9। तो आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल 4.9 हमारे पास मौजूद है। सवाल है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन गैस, ठीक है। तो दोनों गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन को हमें कंपेयर करना है, बताना है कि कौन सी गैस जो है वो डिफ्यूज़ करेगी फास्टर, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि हीलियम गैस जो है वो डिफ्यूज़ करेगी फास्टर। क्यों करेगी बेटा? क्योंकि हीलियम गैस जो है वो लाइटर होती है, ठीक है। इसके अलावा जो मीथेन गैस है ये हेवियर गैस होती है, इसका आपके पास मॉलिक्यूलर मास होता है 16 AMU, जबकि हीलियम का जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 4 AMU। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसका साइज़ भी कम होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका साइज़ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लाइटर गैस जो है वो डिफ्यूज़ करेगी फास्टर बनस्बत आप हेवियर गैस के, ठीक है। तो आ जाए डेटा बनाते हैं और फिर देखते हैं कि किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है। मोलर मास भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप मॉलिक्यूलर मास लिखें, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम आपके पास जो मौजूद है वो है बेटा 4 AMU, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या है बेटा CH4, वो है आपके पास 16 AMU। मालूम क्या करना है बेटा? आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करना है, ठीक है। तो आज देखते हैं किस तरीके से सोल्यूशन, यहाँ लिखें बाय यूजिंग ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो हमने ये दो फॉर्मूले ड्राइव किए। तो इसमें डेंसिटी इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें तो कुछ दिया ही नहीं गया, तो हमने मॉलिक्यूलर मास भी खुद से ही लिखा है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमें डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला है आपके पास क्या है बेटा? R1 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू आपके पास आएगा यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास होगा दूसरी गैस का, तो इसको हम लिखेंगे M2 और नीचे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास किसका बेटा? पहली गैस का M1, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब इस फॉर्मूले में क्या करें बेटा? आप चेंजिंग कर दें, ठीक है ना। तो ऊपर आप रखें बेटा हीलियम गैस, क्या रखें बेटा? हीलियम गैस, तो यहाँ पे लिख दें He, और दूसरी गैस आप तसव्वुर करें बेटा मीथेन गैस CH4, ठीक है। तो यहाँ पे भी दूसरी गैस कौन सी बेटा? CH4, तो मैं यहाँ लिखता हूँ CH4 और इस M1 की जगह बेटा हीलियम, ठीक है। तो अब आज क्या है बेटा? हम वैल्यूज़ को रखते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या है बेटा? इधर जो मॉलिक्यूलर मास है मीथेन का वो आएगा 16, ठीक है। हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपके पास 4, और ये इसी तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। इसको सॉल्व करें तो क्या बेटा? जब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 4, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2, ठीक है। और ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एज कम्पेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही इसको देखें, तो हीलियम का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 2 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है, किससे बेटा? मीथेन से, ठीक है। तो हीलियम का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 2 टाइम्स है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो आपके पास जो मीथेन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो है 1 एज़ कम्पेयर टू हीलियम जो कि कम है। तो हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज़ 2 टाइम ग्रेटर दैन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा दीगर एग्जाम्पल्स की जानिब। एग्जाम्पल 4.10 हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। सवाल हमें दिया गया है द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। रेशियो दिया गया है किसका बेटा? डिफ्यूजन के रेट का। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेज A एंड B, तो 2 गैसेज है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो आपको दिया गया है। तो A गैस का जो रेशियो है उसकी वैल्यू है वो है 1.5 और B गैस की जो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो है 1, ठीक है, देख सकते हैं। तो A गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है 1.5 और B का है 1। तो हमें मालूम क्या करना है बेटा? इफ़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A, तो गैस A का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 16, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपने क्या मालूम करना होगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ B गैस। तो फाइंड आउट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B, ठीक है। तो सॉल्व करें, डेटा बनाएं। अगर आपने डेटा बनाना है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ
गैस ए, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए, ठीक है। तो यहाँ आर लिखें, यहाँ ए लिख दें, तो ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए वो है आपके पास 1.5। इसी तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी, तो आर यहाँ पे बी लिख दें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मैस हमें दिया गया है, किसका दिया है बेटा, गैस ए का दिया गया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैस ए इज इक्वल टू 16, इसको यहाँ पे लिखे बेटा m और यहाँ लिखे a, ठीक है। ये दिया गया बेटा 16 AMU। तो हमें यूनिट नहीं दिया, यूनिट नहीं लिखे, आप छोड़ दें, ठीक है। वैसे जो आगे मॉलिक्यूलर मैस की यूनिट होगी वो AMU होगी, तो लिखना चाहे तो आप लिखें, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखे, कोई इशू नहीं है। मालूम क्या करना है हमें, मॉलिक्यूलर मैस, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस मालूम करना है। तो आप लिखें बेटा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैस, मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है, MB मालूम करना है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, यहाँ लिखें बाय यूजिंग ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला क्या है बेटा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या था हमारे पास, मोलर मैस, तो यहाँ R1 है, तो यहाँ मोलर मैस ऑफ 2, सेकंड गैस यहाँ R2 है, तो यहाँ पे आएगा मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे बेटा A और B से, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A गैस, तो यहाँ लिखता हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B गैस, तो यहाँ B लिखा है, तो यहाँ पर B लिखूँगा मॉलिक्यूलर मैस ऑफ B, और यहाँ लिखेंगे मॉलिक्यूलर मैस ऑफ A, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिखा है, किताब में आपकी इस तरीके से भी लिखा हुआ फॉर्मूला, तो आप देखेंगे कन्फ्यूज़ मत होइएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। किताब में इस तरीके से लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो मैंने इस तरीके से करवा दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ रखते हैं, देखते हैं क्या आती है बेटा। आर ए की वैल्यू आपके पास आएगी 1.5, आर बी की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। एम बी की वैल्यू तो हमें मालूम करनी है, एम ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये 1.5 के नीचे 1 है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो ये आपके पास मौजूद बेटा स्क्वायर रूट 16, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 16 को आप क्या करें बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 16 को क्या करते हैं बेटा, ये डिवाइड में है, इसको इज इक्वल टू किस तरह मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, ठीक है। ये 1 तो ख़त्म हो गया, ये 1 तो आपके पास ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ बेटा 1.5, तो ये 1.5 से अगर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 16, ठीक है। तो क्या है बेटा, हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करें बेटा, आप जो यहाँ देख रहे हैं 16 की जगह आप लिखें 4 का स्क्वायर, 16 की जगह लिखें यहाँ 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा बेटा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, क्लियर है। तब आगे बढ़ते हैं बेटा, 1.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 6। तब ये आंसर नहीं आया, ठीक है। अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट मॉलिक्यूलर मैस ऑफ बी लिखा हुआ है। तो हमें क्या बेटा, इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 6 के ऊपर भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा मॉलिक्यूलर मैस ऑफ बी बराबर है 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36। तो इस तरीके से हमें मॉलिक्यूलर मैस ऑफ बी पता चल गया। तो अब बी गैस कोई सी भी हो, हमने इसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो मालूम कर दिया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या बेटा, दी मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैस बी इज़ 36, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4.11 की जानिब। तो अब एग्जाम्पल 4.11 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है इफ्यूजन से रिलेटेड है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम इस्तेमाल होगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम एक तब्दीली करेंगे फॉर्मूले में, वो ये करेंगे बेटा, जो आर की जगह जो रेट जो मौजूद है, तो रेट की जगह मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को डिवाइड करूँगा टाइम से, ठीक है। तो किसी भी गैस का अगर रेट ऑफ इफ्यूजन मालूम करना है तो वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे टाइम से, तो हमें रेट ऑफ इफ्यूजन पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे सवाल लिखा हुआ है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है। इट टेक्स 290 सेकंड फॉर 1.5 DMQ सैंपल ऑफ हीलियम, ठीक है। तो हीलियम का सैंपल है आपके पास, वो क्या है बेटा, इफ्यूज़ हो रहा है 1.5 DMQ इन 290 सेकंड, ठीक है। तो हीलियम के बारे में आपको मालूमात दे दी गई, सेम कंडीशन, ठीक है, कंडीशन सेम होनी चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टू इफ्यूज़ थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन, तो एक पोरस मेम्ब्रेन से इसका इखराज हो रहा है, टाइम लगेगा 290 सेकंड फॉर 1.5 DMQ। तो यहाँ लिखा बेटा अंडर ए सिमिलर कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशंस क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे। अगर आप कंडीशन तब्दील कर देते हैं तो रिजल्ट आपका ठीक नहीं आएगा, ठीक है। इफ़ 1.5 DMQ ऑफ एन अननोन गैस एक्स, ठीक है। तो अगर इसी सेम कंडीशन पे 1.5 DMQ अननोन गैस का इखराज होता है, ठीक है,
और कितने सेकंड में होता है बेटा 1085 सेकंड में, ठीक है। तो देखें बेटा 1.5 DNQ अननोन गैस एक्स अगर निकलती है कितने सेकंड में 1085 सेकंड में। टू इफ्यूज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस एक्स, ठीक है। तो हमें डिटेल दे दी गई कि जो अननोन गैस है बेटा इतना वॉल्यूम इसका निकल रहा है और टाइम इतना लग रहा है, तो हमें मालूम करना है बेटा मोलर मास ऑफ गैस एक्स, ठीक है। तो आगे मालूम करते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में आपने डेटा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या बेटा, बाय यूजिंग ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन। तो फॉर्मूला आपके पास है बेटा आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जो है मोलर मास, यहाँ पे जो है मोलर मास, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या है बेटा रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिखूँगा मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, ठीक है। और अगर क्या लिखता हूँ बेटा यहाँ पे अगर रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मैं क्या लिखता हूँ बेटा अननोन गैस, तो उसके लिए मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखूँगा मैं बेटा मोलर मास ऑफ अननोन गैस, ठीक है। तो मैंने बताया अगर आपने रेट ऑफ इफ्यूजन मालूम करना है तो आपने वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए बेटा हीलियम के लिए आपको वॉल्यूम दिया गया है और टाइम दिया गया है, यानी कि 1.5 DNQ वॉल्यूम पे खराज हो रहा है 290 सेकेंड में। तो अगर हमें रेट ऑफ इफ्यूजन मालूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 DNQ को डिवाइड करना पड़ेगा 290 सेकंड से, ठीक है। तो इस तब्दीली को हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। तो देखिएगा बेटा यहाँ पे रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं उस किस्म की तब्दीली यहाँ पर करता हूँ, तो आर को रिप्लेस करके V/T करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें बेटा वॉल्यूम ऑफ हीलियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा आपके पास टाइम ऑफ हीलियम टेक्स टू रिफ्यूज़, ठीक है, इफ्यूज़। इसके अलावा आपके पास क्या है बेटा अननोन गैस है, ठीक है। अननोन गैस का वॉल्यूम हमें दिया गया है, तो आप देख सकते हैं 1.5 DNQ और उसका टाइम भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे लिखता हूँ बेटा वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस Vx डिवाइडेड बाय टाइम अननोन गैस टेकन, ठीक है। तो टी के साथ x लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। अब यहाँ पे देखें बेटा ये क्या है बेटा, हमें मोलर मास मालूम करना है किसका, एक्स गैस का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स लिखा और मोलर मास ऑफ हीलियम गैस तो हमें दिया गया है। तो अगले स्टेप में हम इनमें क्या है बेटा तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम आपको दिया हुआ बेटा, आप देख सकते हैं 1.5 DNQ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 1.5 डिवाइडेड बाय टाइम दिया हुआ बेटा हीलियम गैस के लिए 290 सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो नीचे दिया बेटा वॉल्यूम ऑफ एक्स गैस वो है 1.5, ठीक है। और टाइम है बेटा नॉन गैस के लिए 1085। तो यहाँ देखिए 1085 इज इक्वल टू, क्लियर। तो यहाँ पे ये तो एम एक्स तो मालूम करना है, मोलर मास ऑफ एक्स गैस, और मोलर मास ऑफ हीलियम होता है बेटा 4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 से 1.5 कट जाएगा। अब ये 1.5 किस तरीके से कटा तो ज़रा देख लें यहाँ पे। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 290, ठीक है, तो होल डिवाइड, ठीक है, फिर 1.5 डिवाइडेड बाय आपके पास मौजूद है 1085, ठीक है। तो क्या है बेटा जब आप इसको क्या है बेटा ये पूरी टर्म्स को अगर ऊपर शिफ्ट करते हैं तो देखें 1.5 डिवाइड बाई 290, तो ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1085 डिवाइडेड बाई 1.5। तो ये 1.5 से 1.5 कट जाएगा और ये बचेगा 1085 डिवाइडेड बाई 290, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, तो 1.5 कट गया। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे बेटा 1085 डिवाइडेड बाय 290, क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ बची वो हम लिख देते हैं बेटा, वो क्या है mx डिवाइडेड बाय 4। तो अब क्या है बेटा इसके ऊपर से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो यहाँ आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो देखें बेटा 1085 डिवाइडेड बाय 290, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा स्क्वायर करेंगे m के साथ x, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटा अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं कैलकुलेटर में और देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो इसको सॉल्व करने जो वैल्यू आती है वो आती है 13.99, ठीक है। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा डायरेक्ट 14 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बेटा ये स्क्वायर से जो स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा बेटा मोलर मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये 4 जो है बेटा ये 14 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 जो है वो 14 से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा बेटा 56 ग्राम पर मोल, क्योंकि हमें कहा गया था बेटा मोलर मैक्स मालूम करना है, ठीक है।
तो मोलर मास की जो यूनिट होती है आपके पास ग्राम पर मोल होती है। तो इस तरीके से हमने इसका मोलर मास मालूम कर दिया है, ठीक है। तो आप सवालात को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम को नीचे रख सकते हैं, तो रेट ऑफ इफ्यूजन को आप अननोन गैस को ऊपर रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे तब्दीली करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक तब्दीली आ जाएगी, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखना है, तो आप इसको याद मत कीजिएगा कि इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। अब एक अगला सवाल सॉल्व करते हैं जो सेल्फ असेसमेंट में दिया गया है, लेकिन उसे सबसे पहले आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं होता तो फिर आप उसे देखिएगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा सेल्फ असेसमेंट के लिए जो क्वेश्चन हमें दिया गया था। अगर आप नहीं सॉल्व कर सकें तो आ जाए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल हमें दिया गया है बेटा इफ्यूजन के हवाले से, ठीक है। तो इफ़ इट टेक 8.5 सेकेंड फॉर 5 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू इफ्यूज़, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो इफ्यूजन कर रही है, कितने कर रही है बेटा 5 cm³ इफ्यूज़ कर रही है, कितने सेकंड में बेटा 8.5 सेकंड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इफ्यूजन हो रहा है बेटा 5 cm³ इन 8.5 सेकंड थ्रू अ पोरस मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर भी दिया गया, प्रेशर भी दिया गया। तो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर 5 cm³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस टू इफ्यूज़ फ्रॉम द सेम कंटेनर, ठीक है। तो दोनों के लिए कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो सेम लिया गया है, सेम कंटेनर है, ठीक है, यानी सेम साइज़ का कंटेनर है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो इफ्यूज़ होगी वो 5 cm³ होगी और उसमें कितना टाइम लगेगा ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 5 cm³ इफ्यूज़ होगी, सल्फर डाइऑक्साइड में जो इफ्यूज़ होगी 5 cm³, लेकिन कितने टाइम में ये हमें मालूम करना है, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं, डेटा नहीं बनाते, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या बेटा, बाय यूजिंग ग्राहम लॉ ऑफ इफ्यूजन, ठीक है। तो इफ्यूजन इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला क्या था हमारा बेटा R डिवाइडेड बाय R, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा स्क्वायर रूट में, ठीक है। अगर सोचिए यहाँ R1 लिखा हुआ R2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास हम इस्तेमाल करेंगे, तो मोलर मास, ठीक है। तो अब देखें बेटा, अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखता हूँ, ठीक है, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आप डेटा बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे करके डेटा बना लीजिएगा, उसमें कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे R की वैल्यू यानी रेट ऑफ इफ्यूजन, ये भी है बेटा रेट ऑफ इफ्यूजन। तो रेट ऑफ इफ्यूजन बराबर होता है, मैंने आपको बताया कि आपको वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। तो ये है बेटा रेट ऑफ इफ्यूजन। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास बेटा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय, ठीक है, टाइम टेकन बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय अब रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम लिखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू इफ्यूज़ बाय सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम तमाम चीज़ें लिख चुके हैं, अभी तो हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या बेटा तमाम वैल्यूज़ को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू आपको दी गई 1.5 और टाइम दिया गया बेटा 8.5। तो मैं लिखता हूँ यहाँ 1.5 डिवाइडेड बाय 8.5, ठीक है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई बेटा 5 cm³ और टाइम तो आपको मालूम करना है, ठीक है। तो सिर्फ वॉल्यूम दिया गया है आपको कितना बेटा 5 cm³। तो यहाँ लिखता हूँ 5 cm³। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 5 था, मैंने गलती से 1 भी लगा दिया, ठीक है। और टाइम तो हमें मालूम करना है किसके लिए बेटा सल्फ़र डाइऑक्साइड के लिए, कि वो कितना टाइम लेता है इफ्यूज़ होने में। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को लिखते हैं। देखिए बेटा मोलर मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड आपके पास होता है बेटा 64। तो यहाँ पे आप जब डेटा बनाएंगे तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास होगा 44, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा ये होगा क्या, यहाँ तो इसको मैं आपको अलग से सॉल्व कराता हूँ। ज़रा देखिए बेटा ये क्या बेटा लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 8.5, फिर ये बड़ी सी लगी डिवाइड की, ठीक है, ये एक साथ है, ठीक है। और ये देखिए 5 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर आपने इसको कट करने किस तरीके से करेंगे बेटा, तो ये देखिए जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो ये पलट जाएगी और SO2 इस तरफ आएगा और 5 इस तरफ, ठीक है। तो देखें 5 डिवाइडेड बाई 8.5 मल्टीप्लाई टाइम सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 5 कट जाएगा और आपके पास आएगा T SO2 डिवाइडेड बाई 8.5, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि तो अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको साइड में शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बेटा 5 से 5 कट जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया।
तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा टाइम सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रफ वर्क को आप ज़रूर साइड में कीजिएगा, वरना आपसे यहाँ पे गलती होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखूँगा मैं 8.5 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कैलकुलेटर में आप स्क्वायर रूट का बटन दबाएं, फ्रैक्शन लें 64 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यूज आती है हमारे पास बेटा 1.206 आती है, ठीक है, क्लियर है। और 8.5 का आप उस तरफ भेज दें तो हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू आती है। टाइम टेकन बाय सल्फर डाइऑक्साइड 1.206 मल्टीप्लाई 8.5, तो इसको मल्टीप्लाई करने में जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 10.25, ठीक है, सेकंड। तो हमसे पूछा गया था क्या बेटा, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 5 cm³ ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस टू इफ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर, ठीक है। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड 5 cm³ इफ्यूजन करता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये हमें मालूम करना था। तो उसमें टाइम लगेगा आपके पास 10.25 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपने पढ़ लिया है क्या बेटा, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, इसके मैंने आपको 4 एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। इसके एक्सरसाइज के 2 न्यूमेरिकल और रहते हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो एडिटिंग करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, स्टोरेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 7 अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप उसके लिए प्लेलिस्ट में जाएं, इसके बाद वाली वीडियो को फॉलो करें, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।